तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सबका आज की इस रिवीजन में, जहां हम रिवाइज करेंगे बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से वन ऑफ द स्कोरिंग टॉपिक्स, दैट इज एनबीएफसी ऑडिट। यस, गेट रेडी विद द एनर्जीज। फटाफट अपनी जो बुक है उसको निकाल लो, पानी की बोतल लेके बैठ जाओ। लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू, इट इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं ना कहीं 5 नंबर आपको फ्री के इसमें मिल जाएंगे, 5 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 1-2 नंबर के एमसीक्यूज भी कहीं ना कहीं ऐसे आपसे पूछ सकता है। सबसे पहले सर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या कहती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नाम में ही डेफिनेशन छुपी हुई है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब कहीं ना कहीं नॉन बैंकिंग मतलब ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है विच इज अ कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी मतलब इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात यही है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी। और प्रिंसिपल धंधा क्या है? कहीं ना कहीं लोगों से डिपॉजिट्स देना और आगे लैंडिंग करना। कम ऑन, कहीं ना कहीं लोगों से डिपॉजिट्स लेना और आगे लैंडिंग करना, यही काम करती है। प्लस अगर आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से किसी और को एनबीएफसी के डेफिनेशन में डालना चाहे तो डाल सकती है। ये इन्होंने लास्ट पॉइंट ओपन एंडेड छोड़ रखा है। अब एक बात बताओ सर, एक कंपनी को एनबीएफसी कब बोलेंगे? जब वो 50-50 टेस्ट पूरा करेगी। बचपन में आता था ना ब्रिटानिया का 50-50, तो अगर कोई कंपनी 50-50 टेस्ट पूरा करती है तो उसको एनबीएफसी बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले सर, इसके जो फाइनेंशियल एसेट्स है, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन पक्का आपने एफआर में सीखी होगी, इंड AS 32 और 109, हाँ वहां पे ये सब यूज होता है। तो जो इसके फाइनेंशियल एसेट्स है, दीज आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। ठीक है सर। अब ये जो टोटल एसेट्स की आप कंप्यूटेशन करोगे, इसमें याद रखना इंटेंजिबल एसेट्स को एक्सक्लूड कर देना। बोलो तुम जाओ यहां से, तो याद रखना फाइनेंशियल एसेट्स आर मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग द इंटेंजिबल एसेट। ठीक है सर। प्लस इसी के साथ जो इन फाइनेंशियल एसेट से इनकम आ रही है, यानी द इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट इज मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। तो ये आपने दोनों टेस्ट याद रखने, पहला टेस्ट एसेट वाला, दूसरा टेस्ट इनकम वाला, 50-50 टेस्ट पूरा होना चाहिए। ठीक है सर। अब अगर ये दोनों क्राइटेरिया कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाएंगे तो फिर ये एनबीएफसी बन जाएगी। बट याद रखना, एनबीएफसी ऐसे ही नहीं बना देते, सिर्फ प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया पूरे करने से एनबीएफसी नहीं बना देते। इसको आरबीआई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और आरबीआई भी ऐसे नहीं दे रही। कम से कम इसके पास होने चाहिए 10 करोड़, हाँ वही धमाल वाले 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर 10 करोड़ रुपए का मिनिमम नेट ओन फंड होगा तभी इसको एनबीएफसी बनाने देगा। तो दो चीजें देखना क्या सर, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दूसरा मिनिमम नेट ओन फंड्स ऑफ 10 करोड़ रुपीस। सर हमने तो सुना था पहले 2 करोड़ की लिमिट होती थी, हाँ वही 2 करोड़ अब 10 करोड़ हो गई है। बट याद रखना 2 करोड़ की लिमिट भी 3 तरह की एनबीएफसी को अलाउड है। सर कौन सी? जो कोई काम धंधा नहीं करती, मतलब मैं एक एनबीएफसी हूं, यहां पे एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, ये पर्सन इसको लेंडिंग कर रहा है, मैं बस एज अ ब्रोकर एक्ट कर रहा हूं। तो अगर कोई ऐसी एनबीएफसी है जो एज अ ब्रोकर एक्ट कर रही है, यानी वो पीयर टू पीयर लेंडिंग में हेल्प कर रही है, जैसे कि क्रेड ऐप पे आपने देखा होगा, एक बंदा दूसरे को लेंडिंग करता है और उसको 9% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर इस तरह की पीयर टू पीयर लेंडिंग है तो फिर इस केस में सर लिमिट कितनी है? मैंने कहा इस केस में 2 करोड़ चल जाएगा। अगर ये एनबीएफसी ए है, ए बोले तो अकाउंट्स एग्रीगेटर। अकाउंट्स एग्रीगेटर मतलब इसका धंधा लेंडिंग और बोरोइंग का नहीं है। इसका जो धंधा है वो सर क्या है? वो इसका जो धंधा है वो है जितने भी बैंक अकाउंट लोग होल्ड करते हैं उन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करना, इकट्ठा करना। तो कोई एनबीएफसी वाला मजेदार काम नहीं कर रही। तो अगेन इसके केस में 2 करोड़ हो जाएगा। लास्ट में सर अगर इसका कोई पब्लिक इंटरफेस ही नहीं है, अगर ये पब्लिक से पैसे नहीं लेती ना, कस्टमर इंटरफेस है, तो भी इसके लिए 2 करोड़ की रहेगी। तो याद रखना तीनों मरियल एनबीएफसी है। सर कौन कौन सी? P2P लैंडिंग, खुद लैंडिंग नहीं करती, एक बंदा दूसरे को लैंड करता है, ये एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं। ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर और ऐसी एनबीएफसी जिसका कोई पब्लिक में फंड्स नहीं लेती ना, कस्टमर इंटरफेस है, तो भी लिमिट 2 करोड़ रहेगी। और सर एक बात याद रखना, जो भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है उनकी कैटेगराइजेशन कैसे है? तो ये आपने बस सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। हम जनरली 2 तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं सर। क्या? एक होती है डिपॉजिट टेकिंग, एक होती है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ठीक है सर। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उसके नाम में आ जाता है एनडी। ठीक है सर। अब ये जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है ये भी आगे फर्दर क्लासिफाई होती है एज सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, जिसको हम ऐसा ही बोल देते हैं, एंड जो दूसरी एनबीएफसी है वो कहीं ना कहीं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वो होती है जिसकी कहीं ना कहीं एसेट साइज एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है, तो उसको सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। पूरे एनबीएफसी में ये जो 2 तरह के एनबीएफसी है ना, डिपॉजिट टेकिंग और एनडीएसआई। एनडीएसआई जब भी मैं बोलूंगा तो याद रखना नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। फिर से बोलो, एनबीएफसी एनडीएसआई का क्या मतलब है? नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। इनके प्रोविजंस हमेशा सेम सेम चलते हैं। ठीक है सर। और जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है ये अलग चलती है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है सर क्या, इनके प्रोविजंस एक जैसे चलेंगे, और ये वाली जो एनबीएफसी है
नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ये हमेशा अलग चलेगी। जैसे जैसे होता जाएगा आपको समझ आता जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है सर। अब सर समझना है क्या कहता है, जो डिपॉजिट टेकिंग है और जो नहीं है उसको हम बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग है उनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, क्या हर कंपनी को जो एज ए एनबीएफसी वर्क करती है आरबीआई की रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? आंसर इज यस, बट उसकी कुछ एक्सेप्शन है। सर क्या? ये जो एक्सेप्शन है ये कॉमन लॉ के ऊपर बेस्ड है कि मतलब अगर आपका कोई और रेगुलेटर है, अगर आपके ऊपर कोई और नजर रख रहा है तो फिर आरबीआई की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, तो इस पे कौन नजर रख रहा है? नेशनल हाउसिंग बोर्ड, तो आरबीआई की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई मर्चेंट बैंकिंग कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, कोई स्टॉक एक्सचेंज है, अगेन इन पे कौन नजर रखता है? सेबी नजर रखता है, तो सेबी आरबीआई की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर वेंचर कैपिटल फंड है, अगेन सेबी नजर रखता है, तो आरबीआई की जरूरत नहीं है। प्लस अगर कोई निधि कंपनी है, हाँ वही निधि जो 12 बजे आने वाली है, मैंने कहा बिल्कुल सही समझ गए, कारो 2020 क्लॉज नंबर 12। सर निधि कंपनी के ऊपर कौन नजर रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द कंपनीज एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी आरबीआई की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कोई चिट फंड कंपनी है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, प्लस आपके पास म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी है, ये भी बाकी रेगुलेटर्स के अंदर आती है, तो इन पे भी आरबीआई की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जिस पे आपके पास एमसीक्यू आएगा वो क्या कहता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। सर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है? इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन आरबीआई की रेगुलेशन में दे रखी है, अगर आप चाहो तो वहां जाके रीड कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना समझ लो, अगर कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, क्या बोले सर? जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, उसको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर एसेट साइज 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर वो पब्लिक के फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकती। इफ इट इज नॉट एक्सेसिंग द पब्लिक फंड्स देन ऑल्सो नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। क्या ये बेसिक सी बात समझ आई? हाँ, इसी के ऊपर आईसीआई ने 1-2 अटेम्प्ट पहले एमसीक्यू पूछा था, तो ये प्लीज बात ध्यान रख के चलना। अब सर आता है एनबीएफसी क्लासिफिकेशन। इसके लिए ऑलरेडी मैंने 20 to 25 मिनट्स की एक वीडियो आपके रिवीजन प्लेलिस्ट में डाल रखी है, प्लीज उसको पूरी शिद्दत से देख लेना। इट इज अ बिग अमेंडमेंट फॉर योर एग्जाम्स। कहीं ना कहीं आप इसको अच्छे से करके जाना, इस पे क्वेश्चन आने के 4 to 5 मार्क्स के काफी चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। उसी में मैंने पूरी चीज को डिटेल में भी कवर कर रखा है, रिवाइज भी करा रखा है, ठीक है सर। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एनबीएफसी। बहुत प्यारा टॉपिक है। इधर देखो, एनबीएफसी का काम क्या था? सर डिपॉजिट्स लेना, लैंडिंग करना। आपने भी कई बार अपना बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, हाँ, तो क्या एनबीएफसी सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट? मैंने कहा नहीं। जो आपके करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं उनको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी ये कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है सर। अब सर जो हमारा पैसा है वो तो 5 साल के लिए अटक गया, 6 साल के लिए अटक गया, क्या मैं उससे जाके मैकडोनल्ड पे मकालू टिक्की बर्गर खा लूं? मैंने कहा मामा मियां नहीं खा सकते। एनबीएफसीज डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया एंड कहीं ना कहीं आप इनके नाम पे चेक भी इशू नहीं कर सकते। तो भाई साहब एक बार पैसा 5 साल के लिए चला गया तो चला गया। ओ अच्छा, एक बात बताओ सर, पेमेंट तो नहीं कर सकते एनबीएफसी के पैसे से, क्या पैसा सिक्योर्ड है? मैंने कहा नहीं। जो आपकी डीआईसी जीसी की इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वो बैंक्स के डिपॉजिट्स पे तो होती है, बट एनबीएफसी के डिपॉजिट्स पे नहीं होती। तो याद रखना, डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डीआईसी जीसी इज नॉट अवेलेबल अनलाइक बैंक्स। तो ये 3 पॉइंट तो एकदम फ्लो में हो गए। पहला पॉइंट क्या था? मैंने कहा सारे डिपॉजिट नहीं दे सकते, सिर्फ टर्म डिपॉजिट। उसमें से ना तो तुम कोई खर्चा कर सकते हो, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनती, ना आप इसके नाम पे चेक्स इशू कर सकते हो, प्लस जो आपका पैसा है वो भी सिक्योर्ड नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, तो प्लीज इसको प्रायोरिटी पे ध्यान रखना। सर प्रायोरिटी पे ध्यान रखना मतलब जैसे बैंक्स को बोला जाता है कि आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का क्या मतलब है? कुछ पैसा आपको एजुकेशन में डालना है, कुछ पैसा आपको एग्रीकल्चर के लिए डालना है, कुछ पैसा आपको हेल्थ के लिए लैंडिंग करनी है। वो चीज एनबीएफसी पे लागू नहीं होती। नो मिनिमम एक्सपोजर टू द प्रायोरिटी सेक्टर इन केस ऑफ एनबीएफसी। तो ये आपके 4 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहले डिपॉजिट पे रोके, सिर्फ टर्म डिपॉजिट। उन डिपॉजिट से ना तो आप खर्चा कर सकते हो, ना वो डिपॉजिट सिक्योर्ड है अंडर डीआईसीजीसी इंश्योरेंस फैसिलिटी। एंड द लास्ट पॉइंट वाज प्रायोरिटी पे याद रखना, यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक सारी बातें समझ आ गई? हाँ सर। अब आता है सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब प्रूडेंशियल नॉर्म्स किसकी बात करते हैं, ध्यान से समझना। 3 तरह की बातें होंगी प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। एक होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है? फॉर्मूला समझना, आपकी जो कैपिटल है उसको डिवाइड किया जाता है बाय योर रिस्क वेटेड एसेट्स,
ठीक है सर। अब ये रिस्क वेटेड एसेट्स और कैपिटल क्या होते हैं ध्यान से समझना, इसी के रिगार्डिंग आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। ये कहता है जो आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स का रेशियो है ये कम से कम 15% होना चाहिए। 15% का क्या मतलब है, अगर आपके रिस्क वेटेड एसेट्स मान लो 100 हैं, अभी कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। अगर आपके रिस्क वेटेड एसेट 100 है तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर, कैपिटल 15 होनी चाहिए। अच्छा समझ गए। अब ये जो कैपिटल है ये कहता है कैपिटल में दो तरह की कैपिटल होती है, एक होती है टीयर 1, एक होती है टीयर 2। सर जैसे हमारे देश में होता है टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी, यस। अब इसमें क्या होता है, जो टीयर 1 है इसको ज्यादा लिक्विड कैपिटल, ज्यादा बेटर माना जाता है। जो टीयर 2 है इसको लेस लिक्विड, उतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है सर। अब टीयर 1 कितनी होनी चाहिए 15% में से, तो ये कहता है टीयर 1 शुड बी 10%। समझ गए सर। अब सर कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट लैंडिंग करती हैं। आपने सुना होगा घर पे पड़ा है सोना फिर काहे को रोना, मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस, मुथूट गोल्ड फाइनेंस। इनके केस में जो टीयर 1 की रिक्वायरमेंट है वो 10% नहीं 15% होती है। समझ गए सर। ओहो 15% कह दिया गुरु, मैंने कहा 12% होती है। क्या आपको ये बेसिक फॉर्मूला समझ आया? हाँ, कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स कहीं ना कहीं 15% निकलना चाहिए। अब ये 15% में दो तरह की कैपिटल छुपी है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 कितनी होनी चाहिए 10%। अब अगर आप मुथूट गोल्ड फाइनेंस हो या मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस तो 10% क्या बन जाएगा 12%। ये तीन लिमिट्स बाबू आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। अब सवाल आता है सर क्या कैपिटल तो समझ गए, रिस्क वेटेड एसेट्स कैसे निकालते हैं? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है, जो भी एसेट की वैल्यू है उसको रिस्क वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैश एंड बैंक का रिस्क कितना है सर? कोई रिस्क नहीं है, पैसा हमारे पास ही पड़ा है तो 0%। अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का क्या है 0%। यहां पे जितनी भी लिस्ट दे रखी है उसका मैं चलो फॉर्मूला बताता हूं। जहां भी वर्ड यूज होगा गवर्नमेंट, वहां पे सर क्या है, वहां पे रिस्क 0% है। बट इसकी एक्सेप्शन है। मैंने कहा क्या, जब भी बोले गवर्नमेंट आप बोल देना 0%, बट इसकी एक एक्सेप्शन है। मैंने कहा क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी क्लेम। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी होगी तो भी 0% रहेगा। बट अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी है, अब स्टेट गवर्नमेंट तुमको जो उठानी है उठा लो अपने मन में, जिस स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी क्लेम है एंड इट इज नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 90 डेज, यानी इट इज अप टू 90 डेज इन डिफॉल्ट, तो सर कितना होगा? मैंने कहा तो 20% होगा। ठीक है सर। इसके अलावा जब भी गवर्नमेंट की बात होगी तो 0% है। इसी तरह अगर पब्लिक सेक्टर के बॉन्ड्स है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनके बॉन्ड्स है तो उसमें भी 20% होगा। तो बस ये 20% वाले दो आपने ध्यान रखने सर, क्या स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी वाले क्लेम जिनका डिफॉल्ट पीरियड अप टू 90 डेज है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बॉन्ड्स हैं उनमें भी 20% है। प्लस 50% का एक पॉइंट याद रखना सर, क्या पीसीओडी प्रोजेक्ट्स। पीसीओडी का क्या मतलब है? पोस्ट कमर्शियल ऑपरेशन डेट प्रोजेक्ट्स। ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको सालों लग जाते हैं बनने में। अगर ऐसा कोई पीसीओडी प्रोजेक्ट है जिसको 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर से बोल रहा हूं, अगर ऐसा कोई पीसीओडी प्रोजेक्ट है जिसको 1 साल से ज्यादा हो गया तो उस केस में कितना है? मैंने कहा उस केस में आपका 50% का रिस्क वेट हो जाएगा। एंड इसके अलावा जो भी बच गए सब में 100%। तो आपको ज्यादा लंबी लिस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इधर देखो कैश और बैंक में कितना होगा? मैंने कहा 0%। जो आपका टीडीएस कट गया या आपने एडवांस टैक्स जमा करा दिया उसका तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, 0%। इसके अलावा जहां भी गवर्नमेंट है उसका 0%। बट सर आपने बताया था स्टेट गवर्नमेंट की गारंटी वाले जितने भी क्लेम्स है अप टू 90 डेज उनका कितना है? 20%। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के जो बॉन्ड्स है उनका भी 20% है। पीसीओडी प्रोजेक्ट्स जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया ऑपरेशन में, उनमें क्या आएगा? मैंने कहा उनमें आएगा 50%, बाकी सब में 100% का रिस्क है। क्या ये बेसिक सी बात समझ गए? हाँ, इनको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख के चलना है। अब सर हम जो सीख रहे थे अभी प्रूडेंशियल नॉर्म, सबसे पहले क्या सीख लिया? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए? 15%। इस 15% में से टीयर 1 कैपिटल कितनी? 10%। अब अगर आप वो मुथूट गोल्ड फाइनेंस तो ये 10% कितना हो जाएगा? 12%। सीख गए? सीख गए सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, वो किसकी बात करता है? प्रोविजनिंग की। हमें कितना प्रोविजन बनाना है, बट प्रोविजन बनाने से पहले आपको क्लासिफिकेशन तो आनी चाहिए। हाँ सर। तो सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन क्या कहती है। आपकी ड्यू डेट आ गई, आपने जिसको आगे एडवांस दे रखा है उसकी ड्यू डेट आ गई। अब बंदे ने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया, ठीक है सर, इधर देखो, उसने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया तो अब आप उसको क्या ड्यू डेट पे ही एनपीए बना दोगे? क्या आप उसको ड्यू डेट पे ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना दोगे? मैंने कहा था आंसर इज नो। ड्यू डेट से 6 महीने तक, ड्यू डेट से 6 महीने तक आप उसको एनपीए नहीं बोलोगे, आप उसको एक स्टैंडर्ड एसेट बोलोगे। मैंने कहा ठीक है। 6 महीने होते ही वो एनपीए की कैटेगरी में घुस जाएगा। अब एनपीए की फर्दर सब क्लासिफिकेशन होती है सर। फर्दर सब क्लासिफिकेशन क्या होती है? सब स्टैंडर्ड। सर ये सब स्टैंडर्ड कितने टाइम तक रहेगा? मैंने कहा सब स्टैंडर्ड रहेगा 18 महीने थे।
6 तिये 18, 18 महीने तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा और 18 महीने के बाद इसको अलग कैटेगरी में डाल देंगे एनपीए की, जो अलग कैटेगरी है सर उसका नाम क्या है, डाउटफुल। क्या ये बेसिक बात समझ आई? हाँ सर समझ गए। ड्यू डेट से 6 महीने तक ये स्टैंडर्ड रहेगा, 6 महीने होते ये एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा। और एनपीए की कैटेगरी में भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, सब स्टैंडर्ड और डाउटफुल। तो क्या होता है इधर देखो, तो क्या होता है इधर देखो, 6 महीने तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा और 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद सर क्या होता है, ओ सॉरी 18 महीने तक ये सब स्टैंडर्ड रहेगा और 18 महीने के बाद ये जाएगा किसकी कैटेगरी में, 18 महीने के बाद ये डाउटफुल की कैटेगरी में जाएगा। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो सर आपने बोला 6 और 18, ये 3 और 12 किसके लिए दे रखा है? ये 3 और 12 किसके लिए दे रखा है? मैंने कहा 3 और 12 दे रखा है उस कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी के लिए जिनको मैंने साथ में रखा था, दैट इज डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या कहता है, 3 और 12 महीने का जो केस है वो एप्लीकेबल है इन दो एनबीएफसी के लिए जो साथ साथ चलती हैं, एक तो डिपॉजिट टेकिंग, दूसरी नॉन डिपॉजिट टेकिंग बट सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। क्या ये बेसिक बात समझ आई? समझ गए सर। अब सर इसके साथ साथ ये क्या कहता है, इधर देखो, आपने कहा था 6 महीने तक एनपीए नहीं बनाएंगे, 6 महीने तक एनपीए नहीं बनाएंगे, बट इसका ना एक एक्सेप्शन है, 6 महीने तक एनपीए नहीं बनाएंगे। ये कहता है कि अगर आपके पास जो अमाउंट ड्यू है, दैट अमाउंट इज ड्यू फॉर लीज रेंटल या कोई हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट है जिसका पैसा नहीं आ रहा, तो सर उसके केस में एनपीए का जो क्राइटेरिया है उसको आप 12 महीने कर देना। तो 6 महीने की जगह 12 महीने हो जाएगा। अगर ये लीज रेंटल ड्यू था या हायर परचेज की इंस्टॉलमेंट ड्यू है तो उसके केस में 6 महीने की जगह बस आप 12 महीने ले लेना। सर आपने ये क्यों नहीं बोला 3 महीने की जगह 12 महीने? मैंने कहा नहीं, 3 और 12 महीने वाले प्रोविजन को मत छेड़ना, जो डिपॉजिट टेकिंग एंड एनडीएसआई वाले प्रोविजन है उनको मत छेड़ना। मैंने बस इतना बोला कि 6 की जगह आप 12 महीने लोगे अगर ये लीज रेंटल है या हायर परचेज इंस्टॉलमेंट का केस है। तो लास्ट में इन्होंने, मैंने फॉर क्लैरिटी ये लिख रखा है, अगर एनबीएफसी एनडीएसआई है या डिपॉजिट टेकिंग है तो इसके केस में 3 महीने ही रहेगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गए? समझ गए सर। अब आपको जब क्लासिफिकेशन आ गई, आपको पता लग गया स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड क्या होता है, डाउटफुल क्या होता है। अच्छा, डाउटफुल के बाद लॉस एसेट भी होता है। सर लॉस एसेट मतलब आपने डाउटफुल से उम्मीद ही छोड़ दी, डाउटफुल में फिर भी चांस है कि पैसा आ सकता है, बट अगर आपने डाउटफुल से उम्मीद ही छोड़ दी कि यार ये पैसा आएगा ही नहीं, कलेश हो गया, तो फिर आप क्या करते हो, उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में डाल देते हो। तो लॉस एसेट तो पैसा चला ही गया, तो 100% का प्रोविजन बना लो, पैसा आना ही नहीं है। अगर ये डाउटफुल है तो चेक करो ये अनसिक्योर्ड है या सिक्योर्ड। अगर ये डाउटफुल होके अनसिक्योर्ड है तो 100%, अगर ये डाउटफुल होके सिक्योर्ड है तो भाई साहब टेबल याद रखनी पड़ेगी। तो फिर आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी। इधर देखो, अगर ये सिक्योर्ड है तो चेक करो कितने टाइम से डाउटफुल की कैटेगरी में है, कितने टाइम से डाउटफुल वाले जोन में पड़ा हुआ है। अगर अप टू 1 ईयर है तो फिर डिफरेंट रहेगा, 1 ईयर टू 3 ईयर है तो डिफरेंट प्रोविजनिंग रहेगी, एंड मोर देन 3 ईयर है तो डिफरेंट रहेगा। तो लेफ्ट वाली टेबल याद रखना, अप टू 1 ईयर तक डाउटफुल है, 1 ईयर टू 3 ईयर डाउटफुल है, और मोर देन 3 ईयर डाउटफुल है। अब सर परसेंटेज कैसे याद रखते हैं? तो मैं एज अ स्टूडेंट इसको ऐसे याद रखता था 20 30 50, मजा आ जाता है। 20 30 50 का क्या मतलब है? 20%, 30%, 50%। बोलो मेरे साथ, 20%, 30%, 50%। मजा तो तुमको भी आ रहा है एकदम बढ़िया वाला। ये 20%, 30%, 50% हो गया याद। अब सर इसके बाद आपने बोला सब स्टैंडर्ड की जो कैटेगरी होती है उसमें क्या होता है। मैंने कहा सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में बड़ा सिंपल है, 10% का प्रोविजन। यहां आपने 10% का प्रोविजन बनाना है, और अगर स्टैंडर्ड है तो अगेन डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट रहेगा मतलब 0.4% का प्रोविजन अगर आप बड़ी वाली कैटेगरी में हो। बड़ी वाली कैटेगरी मतलब डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों साथ साथ चलती हैं। एंड सर ये कम हो जाएगा, मैंने कहा कम हो जाएगा अगर आप छोटी कैटेगरी में हो, यानी 0.25% हो जाएगा एनबीएफसी एनडी। तो मैंने ऐसे ध्यान रख रखा था, आप भी ऐसे ध्यान रख लेना। अगेन 0.4% का जब आप बड़ी कैटेगरी में हो, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग एंड एनबीएफसी एनडीएसआई। प्लस अगर आप एनबीएफसी एनडीओ यानी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट तो 0.25%। बड़ी सिंपल लिमिट से, बस ऐसे लर्न विद फन वाले तरीकों से याद रखना। ठीक है सर। अब आ जाते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक और बहुत ही इजी टॉपिक। अब तक जितनी चीजें याद रखने वाली थी ना हो गई। अब लॉजिकली पूरा चैप्टर आपके माइंड में जाएगा मजे से। इसका नाम क्या है सर? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले कंपनी का धंधा समझो। कंपनी का धंधा समझो मतलब कंपनी का धंधा क्या है, यानी कि ये P2P लैंडिंग है, अकाउंट एग्रीगेटर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी है। इतनी सारी कंपनी जो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ी, उन सारी कंपनीज में ये कौन सी कंपनी है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। अब सर बिजनेस कैसे समझ आएगा? आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ा एमओए, एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हाँ उससे पढ़ लो। आप कंपनी की बिजनेस पॉलिसी देख सकते हो कि वो धंधा क्या करती है, प्लस आप उसके लोगों से पूछ सकते हो, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
जो इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके मिनट्स देख लो, प्लस यू कैन डिस्कस विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो वेरी इजी पॉइंट, लॉजिकल पॉइंट, एमओए देख लिया, एओए देख लिया, बोर्ड की पॉलिसी देख ली कि मेन बिजनेस क्या है, प्लस आप इनके टॉप लेवल से बातें कर सकते हो और टॉप लेवल के मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ सकते हो। अब सर हमें कहीं ना कहीं सिखाया गया है ऐसे 315 ने कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी देखा करो। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का मतलब होता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ अ कंपनी। तो ये कहता है आप इनके अकाउंटिंग सिस्टम को समझना, इंटरनल कंट्रोल को समझना। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल क्या होगा सर? एनबीएफसी का जो मेन धंधा है जिसमें सबसे बड़ा रिस्क है यही है कि जो वो पैसा लैंड करेगी वो पैसा आएगा क्या, जो वो पैसा लैंड करेगी वो पैसा आएगा क्या। यानी आपको इनका सिस्टम ऑफ रिकवरी देखना चाहिए, क्या ये पैसे को मॉनिटर करते और अगर सामने वाला पैसा नहीं देता तो इसको फॉलो अप करते हैं कि नहीं। तो ये आपने मेन इंटरनल कंट्रोल में ध्यान में रख के चलना है। फिर आता है सर रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई मैंने आपको पहले सिखाया, सेक्शन 45 आइए रजिस्ट्रेशन करवाइए। आहा, सेक्शन 45 आइए और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कराइए। जल्दी से बताओ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या होना चाहिए? आपका मेन बिजनेस एनबीएफसी वाला होना चाहिए और आपके पास मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट 10 करोड़ की होनी चाहिए। तो ये कहता है मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 10 करोड़ और कुछ केसेस में 2 करोड़। प्लस मैं कैसे चेक करूं आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन लिए कि नहीं? सर सिंपल सी बात है, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन लो तो सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देख लेना। अगर एनबीएफसी कहती है हमने तो अभी ही रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन डाली है, रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है, तो हम भी कहेंगे कोई बात नहीं, कॉपी ऑफ एप्लीकेशन दे दो। तो आपने देखनी है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है और एप्लीकेशन डाली है तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देख लेना। प्लस एक बात और बताता हूं, अगर कोई एनबीएफसी पब्लिक के डिपॉजिट्स होल्ड करती है, ठीक है सर, तो क्या इसको थोड़ा पैसा लिक्विड रखना पड़ेगा जैसे बैंक रखता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? मैंने कहा यस। तो अगर कोई एनबीएफसी पब्लिक के डिपॉजिट्स होल्ड करती है तो कुछ पैसा उसको लिक्विड एसेट्स में डालना पड़ता है एज पर द आरबीआई, जस्ट लाइक अ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इसकी क्वार्टरली रिटर्न्स भी फाइल होती है आरबीआई के साथ। तो ये चीजें आप चेक करके देख सकते हो। मजा आ गया? मजा आ गया सर। वापिस बोलो, रजिस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में? 45 आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन किसी को भी मिलेगी, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है सर 10 करोड़ 2 करोड़। प्लस कैसे चेक करें रजिस्ट्रेशन ली कि नहीं? कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देखो, हमने तो एप्लीकेशन दी है तो एप्लीकेशन की कॉपी देख लो। प्लस इसमें आपने लिक्विड एसेट्स वाली बेसिक बात ध्यान रखनी है, कुछ परसेंटेज लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है, उसकी क्वार्टरली रिटर्न जो आरबीआई के साथ फाइल हो रही है उसकी भी आप कॉपी ले सकते हो। अब आ जाओ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस एनबीएफसी चैप्टर। सारे के सारे बच्चे जल्दी से पानी के 2 घूंट लगाओ और लाइव तो देख नहीं रहे, कमेंट सेक्शन में लिख दो रेडी। आ जाओ मेरे साथ। एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। एक बात समझना, क्या किसी भी एरी गैरी नथु कैरी एनबीएफसी को आप अपना पैसा एज अ डिपॉजिट दे दोगे? मैंने कहा नहीं। कहीं ना कहीं एनबीएफसी के पास क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए। तो आप एज अ ऑडिटर बताओ एनबीएफसी की क्या देखोगे? क्रेडिट रेटिंग। तो मैंने कहा सबसे पहले चेक करना प्रॉपर्ली क्लासिफाइड है, सॉरी पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहले डिपॉजिट टेकिंग भी तो होनी चाहिए। हाँ सर, तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये डिपॉजिट टेकिंग है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग है तभी एक्सेप्ट करना, वरना अलाउ नहीं करेगी एनबीएफसी एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले चेक करना क्या इज इट अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी इट इज प्रॉपर्ली क्लासिफाइड। अब आप इसकी क्रेडिट रेटिंग देखना कि क्या इसके जो डिपॉजिट्स हैं वो एज पर द क्रेडिट रेटिंग है। अब क्रेडिट रेटिंग ऐसी किसी से नहीं लेनी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से मिलती है। अब ध्यान रखना क्या क्रेडिट रेटिंग वाले पॉइंट, अगर क्रेडिट रेटिंग बढ़ती है तो इसके डिपॉजिट बढ़ने चाहिए, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड होती है तो डिपॉजिट डाउनग्रेड होने चाहिए। यानी ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग एंड चेक क्या इसके पब्लिक डिपॉजिट एज पर द क्रेडिट रेटिंग है। इन केस ऑफ अपग्रेडिंग और डाउनग्रेडिंग क्या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिपॉजिट्स हो रहा है? हाँ, अगर हाँ तो इन्फॉर्म आरबीआई। ठीक है सर। प्लस जो भी डिक्रीज हो रहा है इसके बारे में आरबीआई को बता रही है कि नहीं। इसके अलावा सर क्या कहता है, अगर एनबीएफसी की जो इन्वेस्ट क्रेडिट रेटिंग है ये डाउनग्रेड हो जाती है सर, किससे ज्यादा? डेंजर लेवल से भी नीचे। यानी आरबीआई ने अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड सेटअप कर रखा है उससे भी नीचे अगर इसकी क्रेडिट रेटिंग चली जाती है तो सर उस केस में आपको 4-5 बातें ध्यान रखनी है। यही सवाल आईसीआई ने नवंबर 20 एग्जाम में पूछा था, ध्यान से समझना। अगर कोई एनबीएफसी की क्रेडिट रेटिंग डेंजर मार्क के नीचे चली जाती है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे चली जाती है, क्या इसको फ्रेश डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना अलाउ होना चाहिए? मैंने कहा नहीं, फ्रेश तो नहीं ले सकती। जो एग्जिस्टिंग है उनको या तो रीपे करो या वो रन करेंगे टिल मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी के बाद उसको आप रीपे कर दो। ठीक है सर। सो डोंट एक्सेप्ट द फ्रेश डिपॉजिट, डोंट रिन्यू द एग्जिस्टिंग वन। तो सर एग्जिस्टिंग वन का क्या करें? उनको मेच्योरिटी तक खत्म करो। ठीक है सर। प्लस इसके बारे में आप आरबीआई को बताओगे 15 डेज के अंदर अंदर। यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट दिस टू द आरबीआई का रीजनल ऑफिस वेयर एवर द एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड विद इन 15 डेज। एंड लास्ट बात याद रखना, जितने भी पब्लिक डिपॉजिट्स मैच्योर हो जाते हैं एनबीएफसी के पास
वो एनबीएफसी उनको रिन्यू नहीं करेगी जब तक सामने वाला आके खुद नहीं कहता मैं अपना डिपॉजिट रिन्यू कराना चाहता हूं। सर फिर से बोलो, ये ऐसी अगर एनबीएफसी कोई है और इसके पास कोई ऐसे पब्लिक डिपॉजिट्स पड़े जो मैच्योर हो चुके हैं, यानी वो टाइम आ गया जब पब्लिक को पैसा वापस देना है, ये इनको रिन्यू नहीं करेगी जब तक सामने वाला आके कहता नहीं है कि इनको रिन्यू करो। सो नो मैच्योर्ड पब्लिक डिपॉजिट विल बी रिन्यूड विदाउट एक्सप्रेस एंड वॉलंटरी कंसेंट ऑफ द डिपॉजिटर। ये 4 प्यारी प्यारी बातें आपने ध्यान में रख के चलनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लॉजिकल है। वापस बताओ सर, ना तो कोई फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ना जो एग्जिस्टिंग है उसको रिन्यू करना। तो सर एग्जिस्टिंग का क्या होगा, इट विल रन टिल मैच्योरिटी। इसके बारे में आरबीआई के रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रीजनल ऑफिस में आप रजिस्टर्ड हो, उसमें 15 दिन में बताने जाना है। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, कोई भी मैच्योर डिपॉजिट को आप रिन्यू नहीं करोगे अनलेस डिपॉजिटर ने एक्सप्रेसली विलिंग कंसेंट दिए कि मैं इसको रिन्यू कराना चाहता हूं। इसके बाद आपके एकदम बेसिक पॉइंट आ जाते हैं। अगर आपने किसी से डिपॉजिट लिया तो आपने डिपॉजिट रजिस्टर में एंट्री करी होगी, उसके पास उसके लिए आपके पास एक रिटर्न एप्लीकेशन आई होगी, तो ये सब बातें आप एज अ ऑडिटर चेक कर सकते हो। प्लस डिपॉजिट को इंटरेस्ट पे होता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लो, तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख ली, रिटर्न एप्लीकेशन देख ली, डिपॉजिट रजिस्टर देख लिया। प्लस सर आपने एक बात बताई थी, जब भी डिपॉजिट एक्सेप्ट होंगे उसका कुछ प्रतिशत लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना है, तो वो लिक्विड एसेट्स भी सेफ कस्टडी में होने चाहिए विद कमर्शियल बैंक, और इसके रिगार्डिंग रिटर्न्स चेक करेंगे। लास्ट में अगर ये एनबीएफसी कहती है हम तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते ही नहीं, तो इस केस में एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इसको कहीं ना कहीं बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये बोर्ड रेजोल्यूशन आप चेक कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट एनबीएफसी रिगार्डिंग डिपॉजिट। अभी एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हो। Now come to the next topic, that is NBFC prudential norms. Prudential norms बस हमने थोड़ी देर पहले ही सीखे थे। सर इसमें क्या थी बातें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन। जैसी एसेट की क्लासिफिकेशन, क्या क्या क्लासिफिकेशन थी, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, हाँ जैसी क्लासिफिकेशन वैसी उनकी प्रोविजनिंग थी। तो यही बातें आपने लिखनी है। चेक द कंप्लायंस विद द प्रूडेंशियल नॉर्म, यानी इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्लस आप कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स देख लेना। एक छोटी सी बात और लिखिए, देखो इधर क्या कहता है, जब भी मैं किसी को लोन दूंगा एज ए एनबीएफसी, जब भी मैं किसी को लोन दूंगा तो क्या मैं सिक्योरिटी लेता हूं, हाँ उस सिक्योरिटी में अपने खुद के शेयर्स नहीं ले सकता, उस सिक्योरिटी में मैं अपने खुद के शेयर्स नहीं ले सकता। तो बस याद रखना, प्रोहिबिशन ऑफ ग्रांटिंग लोन्स अगेंस्ट ओन शेयर, ये भी एक छोटी सी बात आपने ध्यान रखनी है। तो जब भी कोई बोलेगा प्रूडेंशियल नॉर्म्स तो आप बोलोगे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आईआरएसी नॉर्म्स। आईआरएसी बोला है, आईआरसीटीसी नहीं बोला। आईआरएसी का मतलब होता है इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसी प्रोविजनिंग। अब इसी में से पॉइंट्स हम निकालेंगे। देखो क्या कहता है, सबसे पहले आप एसेट की क्लासिफिकेशन पकड़ लो, इससे सारे पॉइंट्स पकड़ते हैं। ये कहता है चेक वेदर द एडवांसेस आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड उन पे प्रॉपर प्रोविजंस मेड है। ठीक है सर, इन सबको क्या बोलते हैं प्यार से, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स को एनपीए। तो अगला पॉइंट आ गया, मैंने कहा एनपीए जो है उनमें एक बात ध्यान रखना सर, एनपीए वाले 2 पॉइंट इसमें आ जाएंगे। जो भी अनरियलाइज्ड इनकम है उसको आप कभी भी अक्रूवल बेसिस पे नहीं करते। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग मतलब इससे हम एक्सपेक्ट करें पैसा आएगा ही नहीं, तो हम इसकी जो इनकम है अक्रूवल बेसिस पे बुक नहीं करते, रियलाइजेशन बेसिस पे करते हैं। तो अनरियलाइज्ड इनकम को आप अक्रूवल बेसिस पे नहीं ले जाओगे, रियलाइजेशन बेसिस पे ले जाओगे। प्लस जो लोग एनपीए पिछले साल थे वो इस साल भी हैं, अगर आपने उनको रेगुलर बना दिया यानी स्टैंडर्ड बना लिया तो चेक करना क्या आपने आरबीआई के डायरेक्शन से कंप्लाई किया या नहीं। सर मजा आ गया, फिर से एक बार बताओ, फ्लो में करेंगे तो याद रहेगा। सबसे पहले बताओ प्रूडेंशियल नॉर्म्स का क्या मतलब है। सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स का मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, आईआरएसी नॉर्म्स। आईआरएसी मतलब इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजनिंग। अब जब आप एसेट क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगला पॉइंट उसी के बारे में, चेक वेदर द एसेट्स हैव बीन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स। ठीक है, प्लस उसके ऊपर आपने प्रॉपर प्रोविजन बनाया। अब इस एसेट क्लासिफिकेशन में मेजरली 2 पॉइंट्स पकड़ लो एनपीए के। सर एनपीए वाला पॉइंट क्या कहता है, इनकम रिकॉग्निशन हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे होगी, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। जो एनपीए पिछले साल था वो इस साल भी एनपीए। एंड लास्ट पॉइंट बड़ा ही अतरंगी पॉइंट है सर, क्या ये कहता है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा है कि वो डिमांड लोन देना चाहते हैं तो उनको इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सर मैंने कहा हाँ सर, आपने तो कहा था डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मैं तो अभी भी कह रहा हूं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यहां डिमांड डिपॉजिट लिखा है या डिमांड लोन? सर डिमांड लोन।
मैं डिमांड डिपॉजिट ले नहीं सकता एज ए एनबीएफसी, बट कहीं ना कहीं डिमांड लोन दे सकता हूं, यानी जब भी मैं चाहूं तुमको मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। जब भी मैं चाहूं एज ए एनबीएफसी तुमको मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा। तो एज ए एनबीएफसी अगर मैं डिमांड लोन दे रहा हूं तो बस मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिगार्डिंग पॉलिसी चेक करके चलनी है। क्या ये बेसिक बात क्लियर है? हाँ सर। तो यहां आपके प्रूडेंशियल नॉर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है एक बहुत ही नॉटी सा टॉपिक सर, इसका नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड्स बाय एनबीएफसी। ध्यान से समझना क्या क्या। सबसे पहले तो सर चोरी हो सकती है। चोरी को बोलते हैं, किसी भी एसेट की चोरी को बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कोई ना किसी ने धोखाधड़ी कर दी तो धोखाधड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इसको बोलते हैं मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है सर। इसके अलावा क्या हो सकता है? मान लो आपने एनबीएफसी में फिक्स डिपॉजिट करा रखा था, करवा सकते हैं, टर्म डिपॉजिट्स अलाउड है, और किसी ने आपके फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा दिया, किसी ने आपके फिक्स डिपॉजिट को तुड़वा दिया और वो पैसे लेके चला गया, यानी फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स थ्रू फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, या कहीं ना कहीं एनबीएफसी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर रही है या फिक्टिशियस एंट्रीज पास कर रही है। ठीक है सर। अनऑथोराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। इसका क्या मतलब है? एक थे मिस्टर भोला, अब देखना कितने भोले थे। मिस्टर भोला ने क्या किया सर? मिस्टर चंदू को, जो कहीं ना कहीं एनबीएफसी में काम करते थे और क्रेडिट डिपार्टमेंट में थे, कि देखते थे कि सामने वाले को पैसा देना है कि नहीं, मिस्टर भोला ने मिस्टर चंदू को कहा, सुनो ना, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है तो मैं तुमको एक डायमंड का नेकलेस भेज रहा हूं, भाभी जी खुश हो जाएंगी। चंदू जी भी खुश हो गए। अब चंदू जी ने मिस्टर भोला को क्या बोला? तुम्हारा डायमंड नेकलेस कितने का है? ये कहता 1 करोड़ का। तो कहता लो 2 करोड़ का लोन मेरी तरफ से फ्री। 2 करोड़ का लोन मेरी तरफ से फ्री। सर इसको क्या कहते हैं? अनऑथोराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर रिवॉर्ड और इलीगल ग्रेटिफिकेशन। जो इनको इलीगली खुश किया गया उसके लिए इन्होंने मिस्टर भोला जी को क्रेडिट फैसिलिटी दे दी। अब सर इसके अलावा जो बातें हैं वो बड़ी सिंपल सी। नेग्लिजेंस, कैश शॉर्टेज, किसी बंदे से सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, कोई कैश चुरा के चला गया। चीटिंग एंड फोर्जरी, इट इज जस्ट लाइक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर किसी ने एनबीएफसी के साथ चीटिंग करी है, फ्रॉडजरी करी है, फोर्ज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज करें तो वो भी इसमें आ जाएगा। इररेगुलरिटीज इन द फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, अब इसका क्या मतलब है? अगर एनबीएफसी की कोई फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में गड़बड़ है तो वो इसमें आ जाएगा। तो ये सारे बस आपने हेडिंग्स याद रख के चलनी है, और एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड। सर आप ये सारी हेडिंग कैसे याद रखते थे? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। कोई मिस थी, ला 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 ला, और वो मिस फन में, और वो मिस क्या कर गई? मैंने कहा वो मिस फन में किसी के साथ चीटिंग करके चली गई। क्या बात कर रहे हो सर? थी कोई एंजल प्रिया और वो एंजल पप्पू निकला, तो मिस ने फन में चीटिंग कर दी। और सर ये कहानी बड़ी इररेगुलर है, ये कहानी बड़ी इररेगुलर है, सबको याद नहीं रहती। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। फ्रॉड बाय अ मिस विच वॉज एक्चुअली अ मिस्टर। तो आपने बस ये पॉइंट याद रखने। सर मिस फन चीटिंग करके चली गई, ये बड़ी इरेगुलर कहानी है। मिस का क्या मतलब है? मिस एप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी ने धोखाधड़ी करी और आपके एसेट चुरा के ले गया। और सर बताओ फन का क्या मतलब था? फन का मतलब था, एफ का मतलब था आपकी कोई एफडी तुड़वा के ले गया। फ्रॉडलेंट इनकैशमेंट थ्रू फोर्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, उसने गलत चेक लिखा और आपके पैसे निकाल लिए। मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फ्रॉडलेंट अकाउंट। ठीक है सर। यू का मतलब था अनऑथोराइज्ड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशन, एंड एन का मतलब है नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, एंड ये इररेगुलर स्टोरी है, मतलब इररेगुलर फॉरेक्स ट्रांजैक्शन। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। फटाफट अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट में सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। अब इसमें एक बात ध्यान रखना सर, क्या जो पॉइंट्स डी और एफ में लिखे हैं उनको फ्रॉड तभी कहा जाएगा जब प्रूव किया गया। प्लस इन फॉलोइंग केसेस हमेशा इसको फ्रॉड माना जाएगा जब भी कोई कैश शॉर्टेज पाई जाएगी 10,000 से ज्यादा, इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉड। अगर कोई कैश शॉर्टेज है 5,000 से ज्यादा और ये किसी बाहर वाले ने पकड़ी, या तो मैनेजमेंट ने पकड़ी, या ऑडिटर ने पकड़ी, या इंटरनल ऑडिटर ने पकड़ी, इंस्पेक्टर ने पकड़ी, और जो कैशियर था उसने इसको रिपोर्ट नहीं किया था, तो भी इसको फ्रॉड माना जाएगा। अब आती है सर हमारी नेक्स्ट पॉइंट, इसमें भी 5 मार्कर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में है, दैट इज ऑडिट चेकलिस्ट फॉर एग्जांपल एनबीएफसी आईसीसी। फटाफट पानी के 2 घूंट लगाओ और रेडी हो जाओ। हाँ जी मित्रों, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज ऑडिट चेकलिस्ट फॉर एनबीएफसी आईसीसी। इस टॉपिक को करने का एक ही तरीका है कि आप थोड़ी पेयरिंग करके चलो। पेयरिंग करके चलो मतलब जब भी आप एनबीएफसी चेक करने जाओगे तो सबसे पहले उसकी चेक करनी है
कि कौन से शेयर्स और सिक्योरिटीज है जिसमें उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो क्या करेंगे सर, एक तो पहला पॉइंट तो है एकदम पुराने जमाने का, जब फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते थे तो जितने भी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट है, सिक्योरिटीज है, उनको आप फिजिकली वेरीफाई कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ये डीमैट फॉर्म में है तो जिस डिपॉजिटरी के पास ये स्टोर्ड है, जैसे कि आपने सुना होगा सीडीएसएल, एनएसडीएल, यहां पे जहां पे भी शेयर सिक्योर डिपॉजिटेड है, इनकी आप कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मंगा सकते हो। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स और सिक्योरिटीज जो डिपॉजिटरी के पास है, वहां पे आप उनसे ऐसे 505 ऐसे का तड़का कंफर्मेशन ले सकते हो कि कौन कौन से ऐसे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है जो उन्होंने एनबीएफसी के बिहाफ पे होल्ड कर रखे। 2 पॉइंट शेयर्स और सिक्योरिटीज वाले हो गए। अब सर मैंने शेयर्स में पैसा लगाया, शेयर क्या देगा, डिविडेंड देगा। तो डिविडेंड वाले 2 पॉइंट्स साथ साथ कर लो। क्या, वेरीफाई द डिविडेंड इनकम। वेरीफाई द डिविडेंड इनकम, जहां भी सामने वाली कंपनी ने डिविडेंड इनकम डिक्लेयर कर दी, क्या आपको मिल गई। जो इंटरेस्ट इनकम है उसको आप अक्रूवल बेसिस पे अकाउंट फॉर करोगे, एक्सेप्ट एनपीए। ठीक है सर। प्लस डिविडेंड को एक बात और ध्यान रखना, डिविडेंड हो चाहे शेयर्स पे या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स पे, हमेशा रियलाइजेशन बेसिस पे होता है, कैश बेसिस पे अकाउंट होता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। तो डिविडेंड इनकम ऑन द शेयर्स एंड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड ऑलवेज ऑन द कैश बेसिस। क्या शेयर्स वाले तीनों के चारों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर, चारों पॉइंट्स क्लियर है। फिर से बताओ, फिजिकली वेरीफाई द शेयर्स, जो शेयर्स डीमैट फॉर्म में उनको डिपॉजिटरी से कंफर्म करो, प्लस शेयर्स पे मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा कैश बेसिस पे होता है। डिविडेंड तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जब सामने वाली कंपनी ने डिक्लेयर किया और आपको मिल गया। एंड लास्ट पॉइंट क्या था, इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस एक्सेप्ट ऑन जहां पे अकाउंट एनपीए बन चुका है। अब सर एक बात बताओ, इसके अलावा हम कौन सी पेयरिंग बना सकते हैं? मैंने कहा इसके अलावा बस एक पेयरिंग और बना लो, इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या करना है? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इनका बोर्ड रेजोल्यूशन देखना है, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देखने हैं। सर कहा गया, मैंने कहा डिफरेंट हाइलाइटर उठा रहा हूं, देखो, वेरीफाई द बोर्ड मिनट्स फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा इससे क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली, उससे पता लगेगा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लिया है शॉर्ट टर्म। यानी आप बोर्ड रेजोल्यूशन से सीखोगे क्या ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। समझ गए सर। एंड अकॉर्डिंगली आप AS 13 की अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। तो मैंने कहा इसी स्मार्ट तरीके से बस आपने ये 4 से 6 पॉइंट याद रखने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा और आप इसको एकदम बढ़िया तरीके से डील कर पाओगे। फिर भी अगर आपको थोड़े मन में और लालच है, एक पॉइंट और करना है, तो मैंने कहा सिंपल है, इस पॉइंट को देखो, क्या आपको एक पुराने टॉपिक की फील आई? हाँ सर, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन। तो मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेस कौन कौन सी क्लासिफिकेशन थी? स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजनिंग। तो आपने अगेन ये सारी क्लासिफिकेशन के बारे में लिखना है, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात करके चलनी है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब आता है सर लास्ट लेग ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट। मित्रों बस 10 मिनट और की बात है, पेशेंस के साथ चलते जाओ और मजा आ जाएगा। सबसे पहले सर कुछ ऐसी बातें जो हर एनबीएफसी के केस में रिपोर्ट होती है। सबसे पहले क्या कंपनी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया, कौन से सेक्शन में रजिस्ट्रेशन करानी थी? 45 IA रजिस्ट्रेशन कराइए। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन की बात करने की, क्या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया? ठीक है सर। दूसरी बात आप क्या करोगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, अगर कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड कर रही है तो क्या ये इंटाइटल्ड है, क्या इसको अलाउड है एज पर द प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया? बताओ किसकी बात हो रही है? पार्ले 50-50। पार्ले 50-50 यानी 50-50 वाला जो क्राइटेरिया था, 50-50 टेस्ट है, क्या वो ये मीट कर रही है एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर? याद रखना, यहां पे आईसीए आपके साथ गेम खेल सकता है, आईसीए बोल सकता है क्या ये क्राइटेरिया हमको मीट करना है थ्रू आउट द ईयर, क्या ये क्राइटेरिया मीट करना है हाफ ऑफ द ईयर, या वो बोलेगा एज ऑन 31 मार्च ऑफ द ईयर। तो मित्रों याद रखना, हमें एज ऑन 31 मार्च पे रिपोर्टिंग करके चलनी है। क्लियर है? क्लियर है सर। एंड इसके बाद ये बोलता है क्या आप मिनिमम नेट ओन फंड्स का क्राइटेरिया मीट कर रहे हो? जल्दी से बताओ, मिनिमम नेट ओन फंड्स कितने थे? 10 करोड़ और 3 छोटी एनबीएफसीज के लिए 2 करोड़। अब इसके ऊपर जो ऑडिटर है वो सर्टिफिकेट देगा कब? विद इन 1 मंथ। सर ये 1 महीना कहां से शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द अकाउंट्स। बट याद रहे, किसी भी हालत में न्यू ईयर ईव से 1 दिन पहले तक हो जाना चाहिए। सर न्यू ईयर ईव होती है 31 दिसंबर की, तो उससे 1 दिन पहले हो जाना चाहिए, यानी नॉट लेटर देन December 30th ऑफ द ईयर। हुर्रे! डन 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 सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर बी। ये किस एनबीएफसी के लिए? ध्यान से देखो, सिर्फ उस एनबीएफसी के लिए जो कहीं ना कहीं पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है। अब यहां पे आपकी क्या क्या बातें रिपोर्ट करने, ध्यान से समझना। इधर देखो, हमने सबसे पहली चीज पब्लिक डिपॉजिट्स में क्या सीखी थी? सर इसकी क्लासिफिकेशन ठीक होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वो रिपोर्ट कर लेंगे। दूसरी चीज क्या देखी थी? मैंने कहा दूसरी चीज ये देखी थी क्या इसके पास क्रेडिट रेटिंग है,
क्या ये जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है वो लिमिट में है? अगर क्रेडिट रेटिंग ऊपर नीचे होती है तो क्या इसके डिपॉजिट्स भी ऊपर नीचे होते हैं? मैंने कहा इन्हीं बातों पे रिपोर्ट करना। आपने यहां पे क्लासिफिकेशन की बात नहीं करनी, क्रेडिट रेटिंग से स्टार्ट करना। क्या जो ये पब्लिक डिपॉजिट होल्ड कर रही है विद अदर बोरिंग, आर दीज विद इन द लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दोस डायरेक्शंस? क्या नाम था सर उनका? एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। आरबी का मतलब है रिजर्व बैंक, ठीक है, समझ गए सर। अगर लिमिट में नहीं है, ज्यादा है, यानी दीज आर इन एक्सेस ऑफ द क्वांटम, क्या आपने इनको रेगुलराइज किया इन द मैनर प्रोवाइडेड इन डायरेक्शन, यानी आपने इनको रीपे किया या एक्सेस डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं किया? वो जो हमने रेगुलराइजेशन वगैरह पढ़ी थी कि एग्जिस्टिंग डिपॉजिट विल रन ऑफ टिल मैच्योरिटी, कोई फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये बात आपने करनी है, ठीक है सर। प्लस आप एक बात और बताओ, क्या ये लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग? याद है मैंने एक डेंजर मार्क बनाया था कि इस डेंजर मार्क के नीचे अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग चली गई तो ये नए डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसी बात को आपने चेक करना है और रिपोर्ट करना है वेदर दे आर एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट्स विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग फ्रॉम द अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। एंड इसके बाद आपके ये वाले पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। फिर आप बात करना कार की, क्या इनका जो कार है वो करेक्टली डिटरमाइंड है, ठीक है सर। प्लस ये कंप्लाई कर रहे विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। जल्दी से बताओ मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी? 15%। अच्छा, इसके अंदर टीयर 1 कितना सर? टीयर 1 था 10%। अगर ये मुथूट गोल्ड फाइनेंस है तो ये 10% कितना हो जाएगा? मैंने कहा 12%। तो याद रखना 15% का सीआरएआर होना चाहिए। 15% में से टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों की बात हो रही है। टीयर 1 कितना? 10%। और टीयर 1 10% की जगह 12% हो जाएगा इफ दे आर लेंडिंग अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसके बाद हमने यहां पे सीआरएआर की बात कर ली। अगला आपने बस बोलना है क्या एनबीएफसी ने कोई गड़बड़ करी? गड़बड़ किसमें? एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आफ्टर दे बिकेम ड्यू। प्लस क्या ये टाइम पे अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करती थी एज रिक्वायर्ड बाय एनबीएस 1, दैट इज एनबीएफसी रिटर्न्स डायरेक्शन 2016। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, बस 4 से 5 पॉइंट याद रख के चलो, वो भी लॉजिकल वाले। क्या इसके जो डिपॉजिट्स है विद इन द लिमिट है जो इसको क्रेडिट रेटिंग मिली है? अगर ज्यादा है तो क्या ये उसको रेगुलराइज कर रही है, रीपे कर रही है, टाइम पे पैसे दे रही है और उनको रिन्यू नहीं कर रही? तीसरा, अगर मिनिमम ग्रेड रेटिंग से भी कम है तो क्या इसने कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? तो 3 पॉइंट तो डिपॉजिट वाले हो गए। चौथा, आप बोल दो क्या इससे कोई गलती हुई? गलती कौन सी? कि इसने डिफॉल्ट कर दिया इन द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, क्या ये बात समझ आई? हाँ। प्लस आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला पॉइंट याद रखना है। सर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला पॉइंट कैसे याद रखें? मैंने कहा यही सेम पॉइंट आपका अगले में भी यूज हो जाएगा। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहीं ना कहीं कॉमन है, तो प्लीज इसको साथ में आप ध्यान रख के चलो। अब बात करते हैं एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग अ डिपॉजिट। देखो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आएगी? सर वही चीज जो आपने हमको पढ़ाई थी, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। क्या उसमें आपने लास्ट लाइन याद रखी? क्या लिखा था लास्ट लाइन? ये लास्ट लाइन क्या है? ये लास्ट लाइन क्या है? देखो क्या लिखा है, जो भी एनबीएफसी डिपॉजिट होल्ड नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में यही रिपोर्ट करना है। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट? ठीक है सर। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फिर भी कई बार झूठ बोल देते हैं। तो चेक कर लो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने के बाद भी क्या कंपनी ने कई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट तो नहीं कर लिए? तो मैंने आपको कहा था इंस्टाग्राम मत चलाना, मत चलाना, मत चलाना। आप सबने कहा नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। आपने रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद भी एक बार चेक कर लो बच्चे से, क्या तुमने इंस्टाग्राम चलाया? हाँ सर चलाया। तो फिर वो चीज चेक कर लो, क्या कंपनी ने इसके बाद भी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट तो नहीं कर दिए? इसके बाद सर हमारे मन में क्या पॉइंट आएगा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला जो ऊपर लिखा था वो ये, या वो भी यहां पे डाल दो कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट आपने डालना है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्होंने एनबीएस 7 में दिखाया है, क्या ये इन्होंने करेक्टली निकाला? ठीक है सर। प्लस अगेन इज इट कंप्लायंट विद द मिनिमम सीआरएआर? मिनिमम सीआरएआर एक बार वापस रिवाइज कराओ। मैंने आपको कहा था ना, इस रिवीजन वीडियो के एंड तक ही 90% चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो जल्दी से बताओ मिनिमम सीआरएआर कितना होना चाहिए? सर 15%। इस 15% में से टीयर 1 कितना? 10%। अब ये टीयर 1 जो 10% है ये कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा इफ द एनबीएफसी इज लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी। ऑसम। एंड लास्ट में आपने चेक करना है कि जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ठीक से निकला कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा? सर कैपिटल फंड्स पे डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। तो आपने कैपिटल फंड और रिस्क एसेट का रेशियो भी देखना है जो एनबीएस 7 में इन्होंने निकाला। अब सर एक बात ध्यान रखना, एक और चीज,
बोलो पॉइंट्स खत्म हो गए, मैंने कहा नहीं हुए। एक पॉइंट ऐसा है जो हर जगह फिट हो जाता है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो चेक वेदर द कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स। इसका क्या मतलब था? इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, जैसी क्लासिफिकेशन वैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एंड लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट है जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, सर ये छोटा सा पॉइंट क्या है? मैंने कहा माइक्रो पॉइंट है। माइक्रो का क्या मतलब है? चेक वेदर द एनबीएफसी हैज बीन करेक्टली क्लासिफाइड एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज पर द डायरेक्शन। तो ये एक छोटा सा पॉइंट बस आपने ध्यान में रख के चलना है। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है फटाफट, अगर चाहो तो 2 मिनट लेके वीडियो को पॉज करके फटाफट रिपोर्टिंग वाली जितनी भी बातें अभी तक करी है इनको आप कवर कर सकते हो। अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे। आपको एक बात पता है क्या सर? जब भी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कोई मॉडिफाइड ओपिनियन देते हो, सर मॉडिफाइड का क्या मतलब था? डाकू ओपिनियन। डाकू मतलब डिस्क्लेमर, एडवर्स या क्वालिफाइड। तो आपको इसके साथ बेसिस फॉर डाकू भी देना पड़ता है। बेसिस फॉर डाकू मतलब बेसिस फॉर डिस्क्लेमर, बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर क्वालिफाइड, जिसमें आप बताते हो सर क्या? आप बताते हो रीजंस। What were the reasons for qualification? What were the reasons for modifying the opinion? यही सेम डिट्टो चीज एनबीएफसी की रिपोर्टिंग में भी होती है। देखो क्या कहता है, जब भी ऑडिट रिपोर्ट में कोई स्टेटमेंट होगा जो पैरा 3 में, मतलब ऊपर वाले पैराज में हमने डिस्कस किया, जो अनफेवरेबल या क्वालिफाइड है, तो आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा। प्लस अगर आप अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे, यानी आप डिस्क्लेम कर रहे हो, तो उसका भी फैक्ट बताना पड़ेगा कि हम अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे, along with the reason। अब आते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आईसीआई। सारे बच्चे प्लीज इसको 5 स्टार मार्क करके जाना। सर क्या हमें जब भी अनफेवरेबल रिपोर्ट देनी है, एक्सेप्शन रिपोर्ट देनी है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट कैसे दी जाती है, वो सारी बातें हम यहां पे करेंगे। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। अगेन एज आई एम सेइंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये कहता है ऊपर दिए गए 3 पैराज में कौन कौन से पैरा थे? एक तो जनरल एनबीएफसी के लिए, एक एनबीएफसी फॉर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, एक एनबीएफसी नॉट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। किसी भी आइटम को लेके अगर आपका स्टेटमेंट अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है, या आपको लगता है जो कंपनी है इसने कंप्लाई नहीं किया 3 चीजों के साथ। सर 3 चीजें क्या है? मैंने कहा 3 चीजें। सबसे पहले तो चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। यह कहता है चैप्टर नंबर 3B ऑफ द आरबीआई एक्ट 2 ऑफ 1934। 3B कैसे याद रहेगा? मैंने कहा था देखो सिंपल सी बात है, पैरा 3, थर्ड बी और ये 3 चीजें, 3 का तड़का चलता रहेगा। फिर से नॉट कंप्लाइड विद एनीथिंग ऑफ पैरा 3 अबव, जो ऊपर 3 पैरा थे, ठीक है सर, प्लस नॉन कंप्लाइड विद दीज 3 थिंग्स। पहली चीज क्या है? मैंने कहा चैप्टर कौन सा? 3, चैप्टर 3B, जैसे क्लास में होते थे ना, 2nd B, 3rd B, 4th B, 5th B, स्कूल की बात कर रहा हूं। हाँ, तो वैसे ही है चैप्टर 3B आरबीआई एक्ट 2 ऑफ 1934। या इसने कंप्लाई नहीं किया, आपके फेवरेट डायरेक्शन कौन से थे? एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस 2016। एंड लास्ट में इससे कंप्लाई नहीं किया किसके साथ? मैंने कहा बहुत ही प्यारा है, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस 2016। फिर कहता है एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016। सर क्या बोल रहा हूं? फिर से बनना, एनबीएफसी सबसे पहले कौन से डायरेक्शन है? मैंने कहा ये है नॉन डायरेक्शन। मेरे साथ बोलो, एनबीएफसी नॉन डायरेक्शन। नॉन का क्या मतलब है? नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक खोल देना, डायरेक्शंस 2016। ठीक है सर, रिजर्व बैंक खोल के डायरेक्शन 2016। फिर बोलो वो जो 2 कंपनीज हमेशा साथ साथ रहती थी, कौन कौन सी? एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। तो ये दोनों को साथ लेके चलना, क्योंकि हमेशा साथ रहती है एनडीएसआई और डिपॉजिट टेकिंग, और जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है उसको आपने अलग से रख के चलना है। क्या ये बातें समझ आई? हाँ सर। फिर से बताओ कौन सी 3 चीजों की नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट करोगे? चैप्टर 3B एक्ट 2 आरबीआई 1934। हाँ सर, ऐसे ही कुछ लिखा है, आरबीआई एक्ट 2 ऑफ 1934। अब ये क्या होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारी फेवरेट डायरेक्शन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016। एंड लास्ट में एनबीएफसी नॉन डायरेक्शन नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016, ब्रैकेट ओपन आरबीआई बीच में डाल देना। ठीक है सर। और उसके बाद एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016। क्लियर है? क्लियर है सर। सबसे पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या है? जब भी आपको इस तरह की नॉन कंप्लायंस मिलेगी, घर मत लेके चले जाना, रिपोर्ट कर देना। सर रिपोर्ट क्या करनी है? जो भी अनफेवरेबल और क्वालिफाइड स्टेटमेंट है उनको रिपोर्ट करो, जो नॉन कंप्लायंस से ऊपर दी गई चीजों के साथ उसको रिपोर्ट करो। किसको? उसी को जिसको तुम रिपोर्ट करते थे। अगर
इसकी क्रेडिट रेटिंग मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के नीचे जाती थी। सर हम तो रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करते थे, उसी रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट टू द रीजनल ऑफिस। अब ये सर रीजनल ऑफिस किसका? आरबीआई का। अच्छा आरबीआई में कौन सा डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट या नॉन बैंकिंग? सर नॉन बैंकिंग, सो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ आरबीआई। अब ये रीजन वही है जहां एनबीएफसी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, अंडर हुज ज्यूरिसडिक्शन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड। अगेन कौन से डायरेक्शन के हिसाब से? हमारा फेवरेट एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड पार्ट भी समझ आ गया कि हमें रिपोर्ट करना है रीजनल ऑफिस ऑफ द आरबीआई। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है? मैंने कहा नॉन बैंकिंग सुपरविजन वाला। अब लास्ट बात ध्यान रखना, जब भी आप ऐसी अनफेवरेबल रिपोर्ट करोगे तो कोई फेवरेबल बात मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ आपने कमियां लिखनी है। यानी यू रिपोर्ट ओनली एंड ओनली the contraventions of the RBI Act 1934 and guidelines and not contain any statement with respect to compliance of any provision। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो लास्ट बार बता रहा हूं इसका आपने स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है। सबसे पहले बोलना है ऊपर दिए गए पैरा 3 में कोई भी अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट लिखा तो बताओ। अगर आपको इन 3 चीजों से नॉन कंप्लायंस मिलती है तो बताओ। 3 चीजें क्या है? चैप्टर 3 बी एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी नॉन डायरेक्शन 2016, एनबीएफसी सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शंस 2016 एंड एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग रिजर्व बैंक डायरेक्शन 2016। अगर ऐसी कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है तो रिपोर्ट करो रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई नॉन बैंकिंग सुपरविजन डिपार्टमेंट में। एंड ये कौन सा रीजन है जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है? क्या सिर्फ कमियां बताएंगे, अच्छी बात ही बता सकते हैं? मैंने कहा कोई अच्छी बात नहीं, रिपोर्ट ओनली एंड ओनली द कॉन्ट्रावेंशंस, डोंट रिपोर्ट एनी कंप्लायंस। ठीक है, ठीक है सर। अब लास्ट टॉपिक आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में। रेडी टू, फटाफट। ये वाला एक क्वेश्चन है जो भी आईसीआई ने नवंबर 23 में रिसेंटली पूछा था। सर फिर तो नहीं आएगा हमारे एग्जाम में 1-2 अटेम्प्ट तक। मैंने कहा आ सकता है। जब भी कोई पेपर बनाता है तो वो शायद पुराना पेपर नहीं देखता है। आजकल ये चीजें रिपीट होने लग गई हैं। देखो क्या कहता है, बेसिक बातें लिखिए, फटाफट याद हो जाएंगी। जो भी एनबीएफसी है वो अपने आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट को इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी लगा सकते हैं। लिक्विडिटी का क्या मतलब है? जो मोस्ट लिक्विड है सबसे पहले, जो लीस्ट लिक्विड है सबसे बाद में। यानी कैश एंड बैंक से शुरू करके पीपी। सर ये तो अलग ही गेम चल रहा है। अगली बात, कहीं ना कहीं आपको नोट आइटम में दिखाना पड़ेगा सर क्या? अदर इनकम और एक्सपेंस विच इज मोर देन 1% ऑफ टोटल इनकम। सर आकाश सर ने तो एफआर में कुछ और सिखाया था। मैंने कहा क्या? एफआर में उन्होंने सिखाया था डिवीजन 2 में आपने डिस्क्लोज करना है वो आइटम विच इज ग्रेटर देन 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर। तो ये चीज ऐसी है जो आप शेड्यूल 3 में सीखते हो, और ये जो चीज मैंने आपको बताई दिस इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है सर। अभी सारे पॉइंट्स एक बार फटाफट समझ लो, उसके बाद मैं बताता हूं याद कैसे रखने हैं। ठीक है सर। प्लस इसके बाद 2 पॉइंट है ट्रेड रिसीवेबल वाले। सर ट्रेड रिसीवेबल वाले पॉइंट क्या है? एक तो सेपरेटली बताओ वो ट्रेड रिसीवेबल्स जो आपको मिलने कहां से? किसी एलएलपी से। ये कौन सी एलएलपी है? जहां पे एनबीएफसी का जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर उस एलएलपी का पार्टनर है या वो एलएलपी का मेंबर है। ठीक है सर। प्लस आपने वो ट्रेड रिसीवेबल्स बताने जहां पे कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क बढ़ गई है, लग रहा है पैसा नहीं आने वाला, या वो क्रेडिट इंपेयर्ड हो गए हैं। ठीक है। अब सेल्स वाले पॉइंट याद रखना। सेल्स वाला पॉइंट यानी जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर के आइटम है, जो भी ओसीआई के अंदर के आइटम्स हैं, उनको आप पीएनएल में दिखाओगे, सिर्फ नोट्स में नहीं दिखाओगे। समझ गए सर। एंड लास्ट में रिजर्व्स की बात कर लेना। सर रिजर्व्स मतलब अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है ऑन द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जैसे कि आपको पता होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसके ऊपर बचपन में लॉ के टीचर आपको सेक्शन 52 पढ़ाते थे कि सेक्शन 52 के अलावा इसको आप यूज नहीं कर सकते, डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है रिजर्व्स में तो उसको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना है। तो कई बच्चे बोलते हैं सर पॉइंट समझ तो आ गए, याद कैसे रखने? तो ध्यान से समझना। आपने बस क्या करना है, एक तरफ बना लो बैलेंस शीट, एक तरफ बना लो पीएनएल अपने माइंड में। ठीक है सर। बैलेंस शीट के जो आइटम्स होंगे वो होंगे इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। ठीक है सर। पहला पॉइंट तो हो गया। अब जब बैलेंस शीट से मैं पीएनएल में गया तो सबसे पहले क्या दिखता है? मैंने कहा रेवेन्यू दिखता है फेस पे। तो रेवेन्यू की जब भी बात होगी तो आपने बोलना है रेवेन्यू हो या ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इनके जो आइटम्स होंगे उनको आप ऑन द फेस ऑफ पीएनएल दिखा के चलोगे, नोट्स में नहीं दिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, रेवेन्यू हो गए, अब वापस बैलेंस शीट पे आ जाओ। जिससे रेवेन्यू कमाते हो उसको क्या कहते हैं? डेटर्स। तो यहां आपने डेटर्स के 2 पॉइंट याद रखने हैं। सर डेटर्स के 2 पॉइंट क्या थे? अलग से दिखाओ डेट्स विच आर ड्यू फ्रॉम एलएलपी
जहां पे एनबीएफसी का जो डायरेक्टर है या तो वो पार्टनर है या मेंबर है। मैंने कहा वेरी गुड। दूसरा हमको कौन से डेटर्स दिखाने थे, जहां पे क्रेडिट रिस्क बढ़ गई है उनसे पैसे नहीं आने वाले। तो डेटर के 2 पॉइंट भी हो गए, तो मैं कहता हूं 3 और 4 नंबर तो डेटर दे गया। ठीक है सर, लिक्विडिटी, रेवेन्यू, डेटर 4 पॉइंट, डन डनाडन डन। अब वापिस चलो पीएनएल में। अब लास्ट में क्या आता है, मैंने कहा यहां आते हैं अदर इनकम और एक्सपेंस। ये अदर इनकम और एक्सपेंस कौन से दिखाने हैं, मैंने कहा विच आर मोर देन 10% ऑफ द टोटल इनकम। सॉरी 1% सर, गलत परसेंटेज मत पढ़ाओ। मैंने कहा सॉरी, विच आर मोर देन 1% ऑफ द टोटल इनकम, इनको आपने अलग से दिखाना है। और डिवीजन 2 वाला तो आपने एफआर में ऑलरेडी पढ़ी रखा है, उसको साथ लिख देना। सर अभी भी कुछ बच गया, मैंने कहा आखिरी में रिजर्व्स बच जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट इज अबाउट द रिजर्व्स। जो रिजर्व्स बच गए उनके ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो उनको आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना है। इंड एस की एप्लीकेबिलिटी आई होप सबको पता है, ये कहीं ना कहीं आपने अपने एफआर में सीखा होगा कि 1418 से उन एनबीएफसीज पे इंड एस एप्लीकेबल है जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। मैंने कहा वेरी गुड। और 1419 से उन पे जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब सर कारो 2020 की रिपोर्टिंग के लिए आपको यहां पे अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर, क्यों अलग से मेहनत करने की जरूरत है, बिकॉज द रिपोर्टिंग पार्ट इज सेम जो हम कारो 2020 लेक्चर में कवर करके चलते हैं। अब एक बार ये क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देन द रिवीजन पार्ट विल बी डन डनाडन डन। देखो क्या कहता है, एएफ लिमिटेड इज द एनबीएफसी, इट वॉज इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग द पब्लिक डिपॉजिट। मुझे सारे बच्चे बताओ, एक कंपनी है जो एनबीएफसी है, ठीक है सर, और पब्लिक डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट कर रही है, एंड इसने लोन भी दिया है सिंस 2015। कंपनी वॉज हैविंग द नेट ओन फंड्स ऑफ 1.5 करोड़। इसके पास 1.5 करोड़ के नेट ओन फंड से। सारे बच्चे बताओ, अगर कोई एनबीएफसी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है यानी उसकी पब्लिक से इंटरेक्शन तो हो रही है, तो क्या इसको नेट ओन फंड्स 1.5 करोड़ रखने या इसको आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन लेके अपने नेट ओन फंड्स को 10 करोड़ कर देना चाहिए? सर इसको अपने नेट ओन फंड्स को 10 करोड़ कर देना चाहिए। प्लस कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं था, जिसके लिए इसने कहा कि मैंने अप्लाई कर रखा है। कंपनी अपॉइंटेड मिस्टर काबरा, आबरा का डाबरा, एडवाइज द ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कारो 2020। मैंने कहा सिंपल सी बात है, कारो 2020 में क्लॉज है, क्लॉज नंबर 16, जो इसी की बात करता है कि आरबीआई के रिगार्डिंग उसमें बातें लिख रखी है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है क्लॉज 16 में, वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45, आइए रजिस्ट्रेशन कराइए। तो सबसे पहले आपने ये बोलना है, रिपोर्ट वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड। प्लस आपको एक बात और बोलनी होती है, क्या किसी कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस एक्टिविटी करी विदाउट ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? अगेन यू नीड टू रिपोर्ट, द आंसर इज यस। तो आप यहां पे बोलोगे रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही प्रिंसिपल बिजनेस है, ठीक है सर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 50-50 टेस्ट के बारे में तो बात की नहीं। मैंने कहा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी क्या? नहीं सर, तो उसकी बात करके कोई फायदा ही नहीं। अब ऑडिट प्रोसीजर में बड़ा सिंपल है, आपने बस बोलना है कि हम देखेंगे इनकी ट्रांजैक्शंस ताकि हमें पता चल पाए इनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, क्या ये वो एक्टिविटीज कर रहे हैं जो आरबीआई के एक्ट में लिखी है, ठीक है सर। प्लस आप देखो क्या इन्होंने 50-50 टेस्ट पूरा किया, ये सब ऑडिट प्रोसीजर्स की बातों में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले आप इनकी एक्टिविटीज देखो, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या इन्होंने 50-50 टेस्ट पूरा किया। प्लस अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं तो क्या इनके पास जो नेट ओन फंड्स हैं वो 10 करोड़ है कि नहीं फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड अगर नेट ओन फंड्स भी हैं तो क्या इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी समझदार बच्चा देखेगा तो वो बोलेगा सर ये तो फ्लो में चल रहा है। पहले देखो क्या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम कर रहे हैं, हाँ तो 50-50 टेस्ट पूरा किया कि नहीं। फिर देखो उन्होंने रजिस्ट्रेशन ली कि नहीं, रजिस्ट्रेशन लेने से पहले नेट ओन फंड्स थे कि नहीं, ठीक है सर। ऑडिट रिपोर्ट विल इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग, क्या क्या लिखना है? मैंने कहा सिंपल सी बात, इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड? इफ द आंसर इज यस, क्या इन्होंने ऑब्टेन करी, ठीक है। और अगर ऑब्टेन नहीं करी तो बताओ व्हाट आर द रीजंस। तो आपने बोलना है इन द गिवन केस एएफ लिमिटेड इज एनबीएफसी, क्योंकि इनके नेट ओन फंड्स लेस है देन द प्रिस्क्राइब लिमिट, यहां पे 2 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर देना, एंड इनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्लॉज 16 पैरा 3 कारो 2020 में रिपोर्टिंग होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन को समराइज करूं, बड़ा सिंपल है, इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछ सकता है। अगर आपको लगता है इनके नेट ओन फंड्स कम है तो आप बोलोगे ऑडिट प्रोसीजर वही फ्लो में, क्या ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या इनका 50-50 टेस्ट पास हुआ, हाँ हुआ, तो फिर बोलो नेट ओन फंड्स इनके क्या वो उतने हैं जितने आईसीआई को, जितने आरबीआई को चाहिए, यानी 10 करोड़ है कि नहीं। अगर हैं तो बताओ इन्होंने रजिस्ट्रेशन ली कि नहीं। अगर ये सब आपने चेक कर लिया फिर रिपोर्ट करो वेदर द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, इफ द आंसर इज यस, क्या इन्होंने रजिस्ट्रेशन ली, अगर नहीं ली तो उसका रीजन क्या है, एंड देन आपने कंक्लूड करके चलना है, क्योंकि इस कंपनी ने सारी कंडीशंस पूरी की थी, इसको रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए थी और इसके नेट ओन फंड्स कम से कम 10 करोड़ होने चाहिए थे। एंड लास्ट में बस याद रखना सर, क्या आई एम श्योर कई बच्चे इस चैप्टर को कवर करने से पहले बहुत टेंशन ले रहे होंगे कि इतना बड़ा चैप्टर है, इतना टेक्निकल चैप्टर है, कैसे होगा। बस मैं आपको इतना कहूंगा, अगर मन में हो इच्छा तो सब होगा,
अगर मन में हो इच्छा तो सब होगा, बस आपने इच्छा रखनी है एंड ईश्वर आपको रास्ता दिखा देता है चीजों को पूरा करने का। तो ऑलवेज बी अ वॉरियर, नेवर बी अ वरियर। टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके जिंदगी में कुछ नहीं होता। स्ट्रेस लिया हुआ आदमी अपनी चेयर से खड़ा भी नहीं हो सकता, बट अगर कोई वॉरियर है तो वो धूम मचा सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले एग्जाम्स में आप धूम मचाएंगे एंड जल्द ही सीए बन के अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। कीप गोइंग लाइक दिस एंड यस, चेहरे पे स्माइल रखना, खुशी से पढ़ना, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो।